तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और उस पहेली को सुलझाते हैं जिसके 3 सबसे बड़े और आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। भारत का महिला आरक्षण बिल, परिसीमन और जातीय जनगणना। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बाहर से देखने में जितना क्लियर लगता है, असल में इसके अंदर उतनी ही जटिल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल परतें हैं। अब आप खुद सोचिए, एक कानून जिसे संसद में लगभग 100% सपोर्ट मिला हो, वो अचानक एक मैसिव पॉलिटिकल बैटल की वजह कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि एक इतना पॉजिटिव आम सहमति वाला मुद्दा अचानक से एक डेडलॉक में फंस गया? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम इसको 4 स्टेप्स में डिकोड करेंगे। पहला, आरक्षण के आसपास का विरोधाभास। दूसरा, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की दुविधा। तीसरा, जाति जनगणना का एंगल। और चौथा, आखिर इसे ग्राउंड पर लागू करने की टाइमलाइंस क्या होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द रिजर्वेशन पैराडॉक्स। एक हिस्टोरिक कानून, लेकिन एक बहुत बड़ी संवैधानिक शर्त के साथ। देखिए, 2023 में पास हुआ ये कानून वैसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। लोकसभा में इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट्स पड़े थे। यानी बात तो साफ है कि विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देने के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ नहीं था। लगभग सब साथ थे। फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम थी इस बिल के अंदर जोड़ा गया आर्टिकल 334A। इसने एक बड़ा लंबा सीक्वेंस फिक्स कर दिया। पहले नया नेशनल सेंसस यानी जनगणना होगी, फिर उस सेंसस के डेटा के आधार पर डिलिमिटेशन पूरा किया जाएगा और उन सब के बाद आके 33% महिला आरक्षण लागू होगा। इसका सीधा मतलब ये था कि महिलाओं को तुरंत प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाला, उन्हें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। और यही चीज हमें इस पजल के दूसरे और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर लाती है, द डिलिमिटेशन डिलेमा। इंडियन डेमोक्रेसी के मैप को नए सिरे से तय करना। आगे बढ़ने से पहले परिसीमन या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सिंपल टर्म्स में ये नई आबादी के आधार पर लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स और उनकी बाउंड्रीज को फिर से ड्रॉ करने का एक संवैधानिक प्रोसेस है, ताकि देश के हर नागरिक के वोट की पावर बराबर रहे और रिप्रेजेंटेशन बैलेंस हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। डिलिमिटेशन पिछले कई दशकों से फ्रोजन है। 1971 की जनगणना आखिरी बेस थी। उसके बाद 1976 और फिर 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाकर सीट्स की संख्या को फ्रीज कर दिया गया, ताकि स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन स्थिर कर सकें। और अब इस फ्रीज को हटाने का टारगेट सीधा 2026 सेट किया गया है। अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल टेंशन, नॉर्थ वर्सेस साउथ का डेमोग्राफी का डर। साउथ इंडियन स्टेट्स ने बहुत सक्सेसफुली अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है और TFR स्थिर कर लिया है, लेकिन उन्हें डर है कि इस अच्छे काम का इनाम मिलने के बजाय उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 24% से गिरकर 19% तक रह जाएगा। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है और वहां के स्टेट्स को लगता है कि आबादी के हिसाब से उन्हें उतनी सीट्स नहीं मिल रही हैं जितनी मिलनी चाहिए। इस सब ने सिस्टम में एक बहुत ही डीप ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी पैदा कर दी। इस एनालॉजी को देखिए, ये तो बिना वारंटी कार्ड के प्रोडक्ट खरीदने जैसा है। जब गारंटी लिखित में ना हो तो पॉलिटिक्स में वादों पर भरोसा करना वैसे भी असंभव हो जाता है। हुआ ये था कि सरकार ने साउथ की चिंता दूर करने के लिए ओरली प्रॉमिस किया कि हम हर स्टेट में ऑटोमेटिकली 50% सीट्स बढ़ा देंगे। जैसे तमिलनाडु 39 से बढ़कर 59 सीट्स पर चला जाएगा, ताकि किसी को नुकसान ना हो। पर विपक्ष ने कहा कि नहीं, ये फॉर्मूला कानून में प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए। बस यही वो पॉइंट था जहां बात अटक गई, एक ओरल आश्वासन और एक रिटन गारंटी के बीच का डेडलॉक। और अगर ये टेंशन कम थी तो उसमें एक और टर्म जुड़ जाता है, गेरीमैंडरिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना। जब नए सिरे से बाउंड्रीज बनेंगी तो ये टेंशन तो आएगी ही। ये काम 2 तरीकों से होता है। एक है पैकिंग, जहां आप विपक्ष के सारे वोटर्स को 1 या 2 कंस्टिट्यूएंसीज में ही ठूस देते हैं ताकि बाकी जगहों पर उनका असर खत्म हो जाए। दूसरा है क्रैकिंग, यानी उन्हें इतना बिखरा देना कि वो कहीं भी मेजॉरिटी ना बना सकें। पॉलिटिशियंस डरते हैं क्योंकि हाल ही में असम और JNK के डिलिमिटेशन प्रोसेस में ऐसे ही पैकिंग एंड क्रैकिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं। चलते हैं इस पजल के तीसरे फैक्टर की तरफ, द कास्ट सेंसस, यानी OBC प्रतिनिधित्व की लगातार बढ़ती हुई मांग। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 63%। बिहार में हाल ही में हुए कास्ट सर्वे में OBC आबादी का ये डेटा निकल कर आया है।
ये फिगर अपने आप में इतना बड़ा और ताकतवर है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस की मांग एकदम आग की तरह फैल गई है। अब यही मांग महिला आरक्षण से जुड़ गई है। विपक्ष चाहता है कि महिला आरक्षण के अंदर ही ओबीसी महिलाओं के लिए एक अलग सब कोटा हो। फिलहाल हमारे कानून में सिर्फ एससी और एसटी कोटा मैंडेटरी है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि सरकार ने सेंसस इसलिए टाले ताकि इन हजारों सब कास्ट को ठीक से क्लासिफाई किया जा सके। क्योंकि सोचकर देखिए, अगर एक बार सेंसस हो गया, आंकड़े सामने आ गए और उसके बाद आपने ओबीसी कोटा डिनाई कर दिया, तो कोई भी सरकार हो, उसे एक मैसिव पॉलिटिकल बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स, ट्रस्ट के इश्यूज और कास्ट सेंसस की डिमांड्स को देखते हुए आखिरी सवाल, इसे लागू करने की टाइमलाइन क्या होगी? 33% रिजर्वेशन आखिर जमीन पर कब उतरेगा? अगर हम 2019 के इलेक्शंस का टारगेट लेके चलें तो कुछ क्विक फिक्सेस करने पड़ेंगे। या तो आप सीधे एग्जिस्टिंग 543 सीट्स के अंदर ही आरक्षण दे दीजिए, या फिर एक फ्रेश बिल लाइए जिसमें 50% सीट बढ़ाने का फॉर्मूला क्लीनली लिखा हो। तीसरा रास्ता यह है कि पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस का वेट किए बिना ही आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। पर अगर हम एक प्रैक्टिकल और लीगली साउंड रास्ते की बात करें तो 2034 का सिनेरियो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है। प्रोसेस बिल्कुल नेचुरली आगे बढ़ेगा। 2028 में देश का नया सेंसस प्रॉपरली कंप्लीट हो, फिर 2032 तक डिलिमिटेशन कमीशन नई बाउंड्रीज ड्रॉ करे और आखिर में सारा डेटा रेडी होने के बाद 2034 के जनरल इलेक्शंस में इस विमेन्स रिजर्वेशन को कंप्लीटली लागू कर दिया जाए। चाहे रास्ता जो भी चुना जाए, टारगेट बिल्कुल सेट है, 33%। इंडिया की पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आधी आबादी को आखिरकार 1/3 प्रतिनिधित्व देना, एक ऐसी जगह पर जहां देश के सबसे बड़े, सबसे जरूरी फैसले लिए जाते हैं। तो ये हमें इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्ट्रक्चर तो कागजों पर तैयार हो गया है, लेकिन क्या सिस्टम में सेंसस और डिलिमिटेशन की इन उलझी हुई राजनीतिक और संवैधानिक दीवारों को तोड़ने की इच्छा शक्ति है? भारत आखिरकार इनमें से कौन सा रास्ता चुनेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे सोचने और समझने के लिए बने रहिए।